सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ पंच। मैं हूं आमना खटाना। कुफर टूटा खुदा खुदा करके आखिर इजराइल और ईरान के दरमियान 12 दिन बाद जंग बंदी की खबर आई। अमरीकी सदर ने ये ऐलान सोशल मीडिया पर किया, जहां उन्होंने लिखा कि मुबारक हो दुनिया, ईरान और इजराइल ने जंग बंदी पर इतफाक कर लिया है। इस जंग बंदी का दुनिया भर में खैर मकदम किया जा रहा है। जंग के शोले उस वक्त भड़के जब 13 जून को इसराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लाइन की शुरुआत की और 200 तैयारों के साथ ईरान पर हमला आवर हुआ। लेकिन इससे पहले हम ये भी आपको बताएं कि अब उसके बाद क्या सिचुएशन बनी कि अमरीकी सदर जब वो टीवी पर अपेयर हुए, मीडिया पर अपेयर हुए, तो उन्होंने कहा कि मैं दोनों जो फरीकैन हैं उनसे खुश नहीं हूँ, क्योंकि जंग बंदी की जो वायलेशंस के हवाले से जो खबरें आ रही हैं उस हवाले से उन्होंने बात की। और साथ ही साथ उन्होंने फिर ये अपना क्लेम दोहराया कि जो यूरेनियम वाला उनका प्लांट था उसको मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया है। अब जो हम देख रहे थे 12 दिनों से सिलसिला चला, इस हमले में ईरान की टॉप फौजी क़यादत, उनकी जो लीडरशिप थी और सीनियर जौहरी साइंसदान थे, उन्होंने अपनी जानें गंवाई, उनको टारगेट किया गया। जवाब में ईरान ने भी मिसाइलों के साथ इसराइल को निशाना बनाया। 14 से 19 तारीख तक दोनों तरफ से हमले जारी रहे, जिनमें ईरान ने तब्रेज़, हैफा, तेल अवीव और दीगर इलाकों को निशाना बनाया। 19 जून को एक हस्पताल जिसे सिजल मिसाइल से निशाना बनाया गया, जिसके बारे में ईरान का ये क्लेम है कि इसके नीचे इसराइल का फ़ौजी मरकज़ मौजूद था। इसराइल भी ईरान के मुख्तलिफ शहरों पर हमले करता रहा। ड्रामाई मोड उस वक्त आया जब 21 जून को जंग में अमेरिका की एंट्री होती है, जिसने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के तहत B-2 बमबारों और टोमाहॉक मिसाइल से ईरान की 3 न्यूक्लियर साइट्स फोर्दो, नतंस और असफहान पर हमले किए। इनको अटैक किया गया, जिसके जवाब में ईरान ने कतर में अमरीकी एयरबेस पर मिसाइल्स हमले किए। जिसके बाद अमरीकी सदर ट्रंप ने मुकम्मल और हतमी जंग बंदी का ऐलान तो कर दिया, लेकिन अब जो इत्तलात आ रही हैं उसके मुताबिक ये जो जंग बंदी है उसकी वायलेशन भी जारी है। सो इसकी जो परमानेंस है उसका अंदाज़ा इस सीज़ फायर का यहीं से लगाया जा सकता है और इसका मुस्तकबिल यहाँ से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन अब सिचुएशन आगे क्या बनेगी, क्या क्या ऑप्शंस मौजूद हैं, किस तरह से सूरत हाल को आगेंगे और मिडल ईस्ट को, इस खित्ते को सेफ कैसे किया जाएगा इस जंग से जो ब्रॉडर हम देख रहे हैं कि कन्फ्लिक्ट बन सकता है। इसी पर मैं गेस्ट का तारुफ करवाती हूँ। एहतशामुल हक साहब सीनियर तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। डिफेंस एनालिस्ट सीनियर ब्रिगेडियर रिटायर वकार हसन साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। दोनों को हम वेलकम करेंगे प्रोग्राम में। मैं आगाज़ करूँगी वकार साहब, मैं आपकी जानिब आती हूँ। एक तो ये इत्तलात के जी वायलेशन शुरू हो चुकी हैं, ईरान पर इल्ज़ाम लगाया गया इसराइल की जानिब से, ईरान ने तरदीद भी कर दी, लेकिन अब सदर ट्रंप भी यही कह रहे हैं कि वो दोनों फरीकैन से नाखुश हैं क्योंकि अब दोनों जानिब से दोबारा अटैक शुरू हो चुका हुआ है। तो अब आप क्या देख रहे हैं, ये जो सीज़ फायर जिसके लिए 12 घंटे बड़े इंपॉर्टेंट थे, इसका कहाँ जाते हुए देख रहे हैं आप? जी थैंक यू वेरी मच। बेसिकली जो सीज़ फायर इज नॉट एन ऑन ऑफ बटन कि ट्रंप ने बटन प्रेस किया और उसके बाद हो जाएगा, इसमें आई थिंक टाइम लगता है। सबसे पहले ये कि आई थिंक जो ग्राउंड सिचुएशन उस पर क्विकली आई गो ओवर कुछ चीज़ें आपने बताई हैं कि एंड दिस इज एज पर दी अमेरिकन डिफेंस एनालिस्ट, जो न्यूट्रल हैं, जो बड़ा कंसाइसिव एनालिसिस करते हैं, नॉट दी मीडिया और P7 या ग्लोबल मीडिया जो है। इसराइल की जो मिलिट्री पावर है ऑलमोस्ट स्मैश हो चुकी है। आज इजरायली एयरफोर्स जो है इसराइल के एयर बेसिस मारने कर दे आर फ्लाइंग फ्रॉम ऑक्युपाइड साइप्रस, जो ग्रीक साइप्रस है। 1 लाख इसराइली जो है वो माइग्रेट कर चुका है, वहाँ भी उनकी मीन्स बन रही है। जो ऑन ग्राउंड है 4 एयर बेसिस उनके स्मैश हो चुके हैं। डिमोना का न्यूक्लियर जो आई वुड से पावर सेंटर था उस पर अटैक हुआ है। हाइफा में जो डोम बनाती थी फैक्ट्री राफेल, वो डिस्ट्रॉय हुई है और इंफ्रास्ट्रक्चर बुरी तरह डैमेज हुआ है। नाउ देयर आर कॉज विद इन इजराइल, इसमें मैं आऊँगा कि जो सेनर वॉइसेस है वो क्या कह रहे हैं। इसको थोड़ा पीछे लिंक करें कि ये आई वुड से दिस वॉर इज कॉन्टिन्यूशन ऑफ जो पाक भारत लड़ाई हुई, जिसमें एक चीज़ इम्पोज करने की कोशिश की गई। आई वुड से कि दैट वाज आल्सो एन अटेम्प्ट ऑन रिजीम चेंज, और ये दूसरी अटेम्प्ट फिर ईरान पे हुई। तो इसको ज़रूर पर्सपेक्टिव में मद्देनजर रखें कि दिस कॉन्टिन्यूशन जो है ईरान ने आई जिस तरह रेजोल्यूटली रिस्पॉन्ड किया है। और अगर आपने कंपेयर करना है तो 2 चीज़ें ज़रूर देखें, और बाकी ठीक है रेटोरिक भी चलेगा, छोटी मोटी वायलेशन भी होगी, कि लीडरशिप और नेशन जो है, नेशन स्टेट दोनों की क्या हालत है। आप जो सुप्रीम लीडर हैं जो अली खamenei जी, आयतुल्लाह खamenei साहब को आई कॉल हिम बेसिकली एन ओशन ऑफ विजडम, पेशेंस एंड परसेवरेंस। वो थोड़ा बोलते हैं, जब बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि न्यूक्लियर वेपन फायर हुआ है।
और दूसरी तरफ अगर आप एंड सेम इज ट्रूथ हिज फॉरेन मिनिस्टर कंडक्ट देखें, बाकी उनके जो स्पीकर्स हैं और मिलिट्री जो कमांड है, वेरी कूल वेरी काम। समथिंग वेरी सिमिलर वाज विजिबल जब पाक भारत लड़ाई हुई, तो उसमें भी आपने देखा दोनों तरफ की लीडरशिप कैसे बिहेव कर रही थी, मीडिया कैसे बिहेव कर रहा था। अगर आप दूसरी तरफ जाएं तो देयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ नियोकॉन्स इन यूएस एंड अक्रॉस द अटलांटिक, G7 में बैठे हुए एंड देन ज़ायनिस्ट रिजीम है। तो इनका जो बेसिकली अगर आप देखें कंडक्ट जो है मीडिया पे, दे अपीयर लाइक जोकर्स, हॉलो जोकर्स जो है, और सारी दुनिया इसमें पूरा ग्लोबल साउथ देख रहा है, वी आर वाचिंग इट फ्रॉम टर्की, और चीज़ें बड़ी क्लियर हो गई हैं। फिर स्टेट का नेशन का रिस्पांस देख लें, ईरान में इवन जब कुर्दों पे अटैक हुआ, डिस्पाइट के ये बेसिकली अल्बर्ज माउंटेन में है जो 1 किलोमीटर हाइट पीक थी, उसके नीचे बेस था, वहाँ कोई नुकसान नहीं हुआ। और ईरानी गवर्नमेंट ने फिर कुछ हमारी बातचीत हुई है ईरानी फ्रेंड्स के साथ, ये कम्युनिकेटेड जी कि इंशाल्लाह तसल्ली रखें और आप आराम से सोएं। एंड देन कारोबार ज़िंदगी भी चल रही, सब पाकिस्तान भारत लड़ाई में पाकिस्तान में चल रहा था। तो ये है नेशन स्टेट की बेसिकली कंडीशन जो जाहिर करती है। बाकी जो है ऑन ग्राउंड जो फिर अब अमेरिका ने एंट्री की, आई थिंक दिस वाज टू बिल्ड अप मोरल ऑफ बेसिकली जो हेजेमनी है इजराइल की जो स्मैश हो चुकी थी, उसको बेसिकली रिस्टोर करने की एक भोंडी सी एफर्ट थी। रिस्पांस में फिर जब अटैक किया ईरान ने, कहने को अल-उदैद एयर बेस है, दिस इज बेसिकली सेंटकॉम हेडक्वार्टर, जो फॉरवर्ड हेडक्वार्टर है, जहाँ पे बरतानिया का एक बड़ा हेडक्वार्टर है, उसके अलावा इनकी हेलीकॉप्टर फोर्सेज हैं, उसके अलावा जो है स्ट्राइकर एयरक्राफ्ट वगैरह है। तो उसको अटैक करना बड़ा सिंबॉलिक था, डिस्पाइट के शायद एक स्ट्राइक हुई है कि वी कैन अटैक द हार्ट ऑफ अमेरिकन पावर इन द मिडिल ईस्ट, और वहाँ से आई थिंक चीज़ें जो है बिल्कुल आई वुड से दूसरी तरफ चली गई हैं। मैं ये कहूँगा, आई क्लेम इट कि दिस इज द सरेंडर ऑफ नियोकॉन एंड ज़ायनिस्ट एंटिटी इंक्लूडिंग मूडी एंड नेतन्याहू, एंड अ न्यू साउथ इज इमर्जिंग। जो ग्लोबल साउथ है उसको इस वक्त लीड कर रहा है। आपको लगता है कि ये थोड़ा टाइम के लिए और उसके बाद छेड़छाड़ी दोबारा शुरू हो सकती है? नहीं, मेरे ख्याल में चीज़ें डीएस्केलेट हो जाएंगी। देखें, जो अरब स्टेट्स का भी एक इसमें रोल है कि एक तो आई थिंक प्रिंसिपली डिस्प्यूट विद ईरान, और दूसरा ये है कि दे हैव आल्सो कम्युनिकेटेड टू ट्रम्प, और जो मैं भी कहता रहा हूँ कि वी कैन नॉट सैक्रिफाइस द पीस, प्रॉस्पेरिटी एंड फ्यूचर ऑफ मिडिल ईस्ट जस्ट फॉर वन, आई वुड से जो फाशिस्ट है नेतन्याहू और ज़ायनिस्ट कबाल है, विल नॉट अलाउ। दैट्स व्हाई आई थिंक उसमें देखा जाए तो बाय एंड लार्ज अमेरिकन्स एंड इजरायली वर टोटली आइसोलेटेड। एक और फैक्टर जो है उसमें है रशिया और चाइना का। चाइना इज प्लेइंग वेरी क्वाइटली, लेकिन रशियन प्रेसिडेंट ने रिसीव किया कल फॉरेन मिनिस्टर को, अनप्रेसिडेंटेड जो टाइम दिया। फिर कुछ सिग्नलिंग भी हुई है पुतिन साहब की तरफ, स्पेशली जो उनके नंबर 2 हैं दिमित्री मेदवेदेव, बड़ी स्ट्रॉन्ग सिग्नलिंग थी, एंड देन आई थिंक स्टार्टेड द डी-एस्केलेशन। बाकी में भी ट्रम्प वाज पुश्ड बाय द नियोकॉन, डिसीजन तो उन्हीं का था। मेरे ख्याल में ग्लोबल साउथ हैज इमर्ज्ड वेरी स्ट्रॉन्ग, और आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे कि नियोकॉन्स और ज़ायनिस्ट का जो ये ऑरा था, जो हेजेमनी का, ये आहिस्ता आहिस्ता स्मैश होगा, and a new reality is actually arising in West Asia and Middle East. बिल्कुल ठीक। एहतशाम साहब, अब ये आज हमने देखा कि जो कतरी हैं और लेबनान के जो हुकाम हैं, उन्होंने भी मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस इसी सारे सिचुएशन के हवाले से की और अपने रोल के हवाले से भी बातचीत की। अब सवाल वही आ जाता है कि अब जो वायलेशंस हो रही हैं उसको देखते हुए आपको क्या नज़र आ रहा है कि अब ये जो जंग बंदी है ये किस हद तक बरकरार रह सकेगी, और इसमें अब जो ऑप्शंस क्या हैं कि अगर टेबल पर आते हैं, क्योंकि ये तो कह रहे हैं कि हमने इनकी जो यूरेनियम और जो इक्विपमेंट है उसको तबाह कर दिया है, लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स की आज मैं खबर देख रही थी, वो ये क्लेम कर रहे हैं कि उन्होंने फोर्डो से पहले ही इसको मूव कर दिया था, ये यूएस के अटैक से पहले। देखिए, हम ना 2-3 सिनेरियो बन रहे हैं। ये तो एक बात तो सबसे अहम बात है कि ये जंगबंदी होगी, सफारतकारी जो है ना वो पिछले 15-18 घंटे की जो है वो कामयाब रही, और अब यह है कि मिसअंडरस्टैंडिंग कहीं ना कहीं ज़रूर है। यही वजह के क्लेम्स, काउंटर क्लेम्स, एक्विजिशन, काउंटर एक्विजिशन हम देख रहे हैं इजराइल और ईरान की तरफ से हो रहे हैं। लेकिन ये कहा जा रहा है क्योंकि 12 घंटे का टाइम दिया हुआ है, 12 घंटे के बाद कहा जा रहा है कि जी दोनों तरफ से मामला जो बेहतरी की तरफ चले जाएंगे। अब सबसे अहम सवाल ये जो आप बात पूछ रही हैं कि क्या इसके बाद व्हाट नेक्स्ट दोबारा से होगा, एपरेंटली लगता है कि आमना अब ये एक खासे अरसे के लिए मामला रुक गया है। अब ये हॉस्टिलिटी, सेसेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज़ बड़ी हद तक हो गई है। देखें, ये सफारतकारी में 3 प्लेयर जो है ना खुल के सामने आए हैं पिछले 72 घंटों से, जिन्होंने बड़ा काम किया था। मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब के, और उसके बाद शेख हमदान कतर वाले, और हमारे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर। ये बहुत तीनों जो है ना वो मुसलसल एक दूसरे से राब्ते में थे। अमेरिकन भी इसी तरह से, उनकी हाई लीडरशिप जो है ना वो भी राब्ते में थी।
अब ये मामला हो गया, इसके बाद व्हाट नेक्स्ट की बात हो रही है। देखें, दो चीज़ें ना उन्होंने तारीख ने अपने आप को दोहराया। एक तो आप देख लें कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने उसी तरह जिस तरह पाक भारत जंग बंद कराई थी, आपने देखा एक ट्वीट किया था कि जंग मैंने बंद करा दी। अभी भी आप देखते हैं उनका ट्वीट रात को आया 2-3 बजे के करीब कि जंग दोनों ममालिक के दरमियान बंद होगी है। दूसरी आप देख लें हिस्ट्री ने जिस तरह रिपीट किया अपने आप को, वो ये है, आपको याद होगा 2016 आखिरी साल में पिछले जो अपना दौर था इनका प्रेसिडेंट ट्रंप का, उस वक्त इन्होंने जनरल कासिम सुलेमानी ईरानी जो था चीफ, उसको मार दिया था इराक़ में। उसके बाद सिंबॉलिकली हमला किया था इराकी बेस के ऊपर उन्होंने, और कुछ भी नहीं हुआ था और मामला ख़त्म हो गया। ईरान ने कहा हमने बदला ले लिया, उन्होंने कहा हमने कोई रिएक्ट नहीं करना। एग्जैक्टली यहाँ पे भी हुआ, कतर पे हमला किया गया, उससे पहले 19 के 19 बेसिस मेरी इतला है जो हैं मिडल ईस्ट में, वो सारे खाली कर दिए गए थे। सबसे बड़ा जो बहरी बेड़ा उनका था बहरीन में, बहरी अड्डा, और सबसे बड़ा जो हवाई था एयर बेस कतर वाला, वहाँ से लोग चले गए थे, जहाज़। इसीलिए ट्रंप साहब ने सार्कास्टिकली अपने ट्वीट में इसका जिक्र भी किया ना कि शुक्रिया अदा करते हैं ईरान का कि उन्होंने पहले से बता दिया कि अटैक करने वाले हैं, तो हमने इसलिए कोई नुकसान नहीं हो पाया। देखें, हम ना ये कहते हैं ना, देर से फैसले जब आप सियासत में ना आप करते हैं, टाइमिंग की बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। इनको जब बार बार कहा गया ईरानियों को कि जी बहुत नुकसान हो जाएगा, सब ने समझाया, नहीं माने। और यही कहा जाता है ना कि इंटरनेशनल सियासत में यह है कि जब आप आलमी सियासी महाज पे जब अपनी जिसको कहते हैं ना ज़ाती तरजीहात और जज्बात पे बात कर रहे होते हैं, तो नतीजतन उसके नताइज जो है ना आपके ख़िलाफ़ ही चले जाते हैं। अभी 3 चीज़ें हैं जो ईरान से आ रही हैं। एक तो ये जो अभी आपने सवाल पूछा कि जी वो कह रहे हैं कि इसके बाद क्या है, उनके एटमी रिएक्टर को तो कहा जा रहा है कि जी बड़ा बुरे तरीके से उन्होंने हर्ट किया है, सेंट्रीफ्यूज स्ट्रक्चर बहुत बुरे तरीके से तबाह हुआ। दूसरी बात पहले भी हम कर रहे थे, आज न्यूयॉर्क टाइम ने भी कहा कि जी वो 60% यूरेनियम जो एनरिच हो जाता है उसको आप किसी और जगह सेफर प्लेस पे लेके जा सकते हैं। कहा जा रहा है 35-40% वो लेके चले गए थे। ऑल्सो अगर वहाँ कुछ हुआ होता तो वो रेस के हवाले से भी जो साइंटिफिकली बात की जा रही थी कि वो रेस नहीं निकली, जिसकी वजह से कहा जा सकता है कि वो मुकम्मल तबाही के जो मामला क्लेम किए जा रहे हैं वो ठीक नहीं है, दुरुस्त नहीं है। जी आमना, देखिए वो रेज उस वक्त निकलती है कि अगर उनका यूरेनियम जो है ना उसको तबाही की तरफ ले जाते ना, फिर उसके जिसको कहते हैं ताबकारी असरात उसके आने थे। एक बड़ी वजह तो ये होती है। तीसरी वो क्लेम कर रहे हैं कि जी हमारा ये प्रोग्राम, न्यूक्लियर प्रोग्राम हमारा ईरान का, इट कैन नॉट बी स्टॉप। लेकिन ये कहा जा रहा है कि कुछ लोग कह रहे हैं 20 साल 25 साल, कई लोग तो कह रहे हैं 50 साल पीछे चला गया। लेकिन बहरहाल कहा जा रहा है कि उनके साइंसदानों की एक जिसको कहते हैं एक लंबी फहरिस्त उनके पास है, वो काम करते रहेंगे और वो दोबारा से इस तरफ जाएंगे। लेकिन इस वक्त सूरत हाल जिस तरह जा रही है कि मिडिल ईस्ट के ममालिक भी और बाकी ममालिक भी जो हैं वो कम से कम उनके लिए एक साया ऑफ रिलीफ है कि जो लग रहा था कि ये अजम और अरब का झगड़ा जो है किसी वक्त ईरान के पास अगर जोहरी हथियार आते हैं तो इनके ख़िलाफ़ भी इस्तेमाल हो सकते हैं। लिहाजा वो भी आपने देखा अभी हमारे शहबाज साहब और जनरल आसिम हो के आए टर्की से, वहाँ पे भी इस तरह की बातें हुई हैं। देखिए हर मुल्क चाहता है कि जोहरी तवानाई उसके लिए इसका ज़रूरी है। और ये इंडिया का कॉन्फ्लिक्ट, पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट को इसके बाद तो लोग शायद इस तरफ जा रहे हैं। केवल जोन जो आप देख लें, छोटा सा मुल्क है, उसकी तरफ कुछ देखता नहीं, इसके बाद उसके बाद न्यूक्लियर हथियार है। आखिरी बात, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, हम ना देखें कि इस वक्त वहाँ पे बहुत रियलाइजेशन तेज़ी के साथ हो रही है ईरान में कि इस हमारे साथ जो हाथ हुआ है वो तो मोसाद का एक बहुत बड़ा हेडक्वार्टर था, उसके साथ मिले हुए बहुत सारे ईरानी जिनकी गिरफ्तारी शुरू हो गई हैं कि उन्होंने स्पाइनेज की और उन जासूसी की और ख़बरें जो है ना ईरान को पहुँचाते रहे और उसकी वजह से ये डैमेज बहुत ज़्यादा उनको बर्दाश्त करना पड़ा। आखिरी बात आमना ये है कि देखें, कहा जाता है कि अगर आपने मेरिट की बुनियाद पे भर्तियां नहीं की, जैसे कहा जा रहा है जितने रेवोल्यूशनरी गार्ड हैं, टॉप के जर्नल हैं, वो कहते हैं कि लॉयल्टी की बुनियाद पे रखे जाते हैं, जो आयतुल्लाह खमेनाई के लॉयल हैं उनको रखा जाता है और मेरिट की बुनियाद पे नहीं रखा जाता। नतीजतन लोग कह रहे हैं कि मामला जो है ना वो ख़राब हुए। अब मेरा ख्याल है कि अब पाकिस्तान का रोल जिस तरीके से सामने आया है, अब बैक टू बैक डिप्लोमेसी भी हो रही है, सारे लोग चल रहे हैं। आपने देखा कल ईरानी अपना रूसी फॉरेन मिनिस्ट्री ने कहा था हम सिर्फ 1 मिलियन लीटर के करीब रह गए हैं कि जहाँ से तबाही दुनिया की शुरू होनी है। अल्लाह का शुक्र है उससे तो पीछे हट गए। जब मामलात को अब मेरा ख्याल है सारे मिल के बैठ के हल करेंगे तो शायद चीज़ें ठीक हो जाएं। बिल्कुल सही। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हमें हामिद खान साहब, इंटरनेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट, वो भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं पैनल पे।
वेलकम बैक नाजरीन। डिस्कशन का आगाज़ करते हैं। हामिद खान साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मैं वकार साहब से एक छोटा सा सवाल, हामिद साहब आपकी इजाज़त से लेकर फिर मैं आपकी जानिब आती हूँ, आपको वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। मीनवाइल वकार साहब, ये रजीम चेंज का कल एक सिग्नल डोनाल्ड ट्रंप साहब ने दिया था और उसके बाद जंग बंदी की हमने बातें सुनी। अब ये जो यूरेनियम प्रोडक्शन जो सबसे बड़ा मसला इन्होंने बना था, जिस बेस पे हम देख रहे हैं कि ये जो जंग हुई और ये जो 12 दिनों का शो भी चला, आप समझते हैं कि अब वेस्ट समेत जो अमेरिका का एक प्रेशर है कि टेबल पर आएँ और इस पर गिव अप किया जाए यूरेनियम प्रोडक्शन पर, और जो अब सारी सिचुएशन बनी, ईरान को जो चीज़ें फेस करना पड़ी, अब इस पे तो वो बिल्कुल ही गिव अप नहीं करेगा, तो फिर किस तरह से आगे बढ़ा जाएगा? रजीम चेंज करवाया जाएगा वहाँ पर और उसके बाद फिर ये अपने अहदाफ हासिल करेंगे? I think regime change is a very I would say right सा वर्ड यूज कर जाते हैं। ये एफर्ट हुई है ना, इराक में हुई थी, लिबिया में, तो क्या हाल हुआ? तो पीपल आर वेरी क्लियर। देखें, जो 12 जून से पहले की हालत थी और अभी इट्स वेरी डिफरेंट। मैंने जैसा कहा कि न्यूकॉन्स और ज़ायनिस्ट लॉबी दे हैव बीन डिफीटेड, ये सरेंडर है उनका। और आई थिंक ईरान हैज कम अप वेरी स्ट्रॉन्ग, पाकिस्तान हैज कम अप वेरी स्ट्रॉन्ग। इस टर्की में भी डिस्कशन हो रही है कि न्यूक्लियर पावर, मिसाइल पावर को बढ़ाया जाए, और पाकिस्तान भी इस पर गौर कर रहा होगा। तो ये थिएट्रिक्स है, रिटोरिक है। आई डाउटेड कि ईरान जो एग्री कर। दूसरा जो एक सिग्नल रशिया से आया वो था दिमित्री मेदवेदेव का, जो नंबर 2 है पुतिन के, जो मे बी टुमारो ही मे बी प्रेसिडेंट, वो था कि देयर बी सर्टेन स्टेट वुड बी रेडी टू गिव न्यूक्लियर वेपन टू ईरान। तो उन्होंने पता नहीं किस तरफ इशारा किया। इसका मतलब देयर आर सर्टेन अरेंजमेंट्स के सेफगार्ड रखे जाएंगे अगर कोई न्यूक्लियर थ्रेट आती है। तो मेरे ख्याल में ये एफर्ट तो जरूर। अभी देयर वाज आल्सो डिस्कशन थी कि यूएस में जो डिस्कशन हो उसको जरूर देखें। जो मीडिया है वहाँ पे यंग टर्क्स की एक खातून है, उन्होंने यही कहा जी कि आप रजीम चेंज चाहते थे ना इसराइल को, तो आप जाएं, अपनी फौज लेके जाएं और लड़े। वाई यू वांट अमेरिकन टैक्स पेयर डॉलर, और हमारी जो जाने इसमें क्यों है? और अमेरिका में बड़ी सख्त वेव चल रही है न्यूकॉन्स के लिए। दूसरा जो है उसमें देखा जाए तो जो कॉस्ट है, आपको पता है कि एक रात की इंटरसेप्शन की जो कॉस्ट थी इसराइल में, जब ज़्यादा मिसाइल था, इट वाज ऑलमोस्ट $1 बिलियन पर नाइट। और ये अमेरिका से ही 7,000 पैसा आ रहा था, और कौन से नीचे आने लगे हैं। तो ये दूसरा जो आई थिंक विद इन इसराइल कॉल हो रही है। अभी एक मैं कोट हुआ, एक उनके बड़े अच्छे सेन नेचुरल फिलोसफर भी हैं, फिजिसिस्ट हैं, डॉक्टर एफशलोन एलित्ज़र। उसने बड़ा क्लियरली कुछ अर्सा पहले कहा था, लड़ाई से पहले, कि इजरायली स्टेट इज द वर्स्ट टाइम ऑफ इट्स हिस्ट्री, नंबर 1। नंबर 2, इजरायली कौम जो है हॉलोकॉस्ट के बाद सबसे बुरा हाल है हमारा, और अगर हम इस गैंग से, उनका वर्ड यूज किए, खल से जान नहीं छुड़ाते तो वी आर डूम्ड, और हमें फलस्तीन के साथ भी चलना होगा, अमन और शांति चाहिए। वाई इजरायलीज आर रनिंग? देखें, 50,000 से 1 लाख बंदा तो उनका भाग चुका है। रशिया, आई वुड से एक और छोटा सा मैं ऐड कर दूं कि पाकिस्तान एंड चाइना आर कंसिडर्ड एज साउथ वेस्टर्न फ्लैग ग्लोबल साउथ, और ग्लोबल साउथ को लीड करता है चाइना और रशिया। दे वुड नेवर लाइक इट टू बी रोल्ड बैक। चाइना ने, आपने देखा, जिससे हमारे साथ चट्टान पर खड़े थे इंडो पाक वॉर में, और अभी रशिया स्टूड विद देम। तो ये इंशाल्लाह कभी भी नहीं होगा। आई थिंक ईरानियन रिजीम हैज इमर्ज वेरी स्ट्रॉन्गर, और यूनिटी भी आई है कौम में, लोगों ने देख लिया है, साफ जाएगा। आप जंग इम्पोज कीजिए, चाहे वो लिबरल है, राइट है, लेफ्ट है, एवरीबॉडी देन रेडी फॉर द कंट्री। यस, देयर इज अ कबाल ऑफ, आई वुड से, डायस्पोरा। ईरान का बाहर से बैठ के लगे रहते हैं, सारा दिन स्टेशन करते हैं, और रज़ा शाह 2 को उन्होंने तैयार किया हुआ था। ये चीज़ें अभी पीछे रह गई हैं। आई थिंक नाउ अमेरिका शुड लुक एट के नई प्रेस्टीज को बहाल कैसे किया जाए। रजीम चेंज पे मैं भी कुछ कहूँगा। जी जी आमना, मैं सिर्फ ये बात कहना चाह रहा हूँ, रजीम चेंज की अगर जो बात हो रही है ना, अब देखें, इसको तो रूल आउट किया जा रहा है। अमेरिका में बहुत मुखालफत हो रही है। आपको याद होगा कि जो हिलरी क्लिंटन थी, वज़ीर ख़ारजा, डेमोक्रेट की हुकूमत थी, और जब लीबिया का मामला हुआ था तो बहुत ज़्यादा उस पर क्रिटिसिज्म हुआ था। प्रेसिडेंट ट्रंप, उन्होंने बड़ी मुखालफत की थी कि, और जिम्मेदार नाम लेके कहते थे हिलरी क्लिंटन को, तुम्हारी वजह से दुनिया सेफ हुई है, मिडिल ईस्ट का नक्शा बदला है, तुमने लीबिया में गन गोला है। ये अल्फाज थे उनके। लिहाजा ये इस तरफ फौरी तौर पर नहीं जाएंगे। अगले कुछ सिनेरियो में जब देखेंगे अपने आदाब पूरे करने। अब उन्होंने भी सारे ऑप्शन वे कर लिए थे कि स्टेज पे अगर रजीम चेंज होगा तो कोई भी हुकूमत आएगी तो वो इस्तेकाम का शिकार, अदम इस्तेकाम का शिकार होगी। नतीजतन ये बहुत ज़्यादा स्प्रेड करेगी अदम इस्तेकाम, इसको फिलहाल रोक दिया हामिद साहब नहीं जा रहे। जी हामिद साहब की जाने में चलती हूँ। हामिद साहब, अभी ये जो सीज़ फायर के बाद वाले हालात बने हैं, जिसमें वायलेशंस के हवाले से जो खबरें आ रही हैं, इस पर ट्रंप साहब ने भी अभी आकर कह दिया कि भी वो खुश नहीं है, ख़ास तौर पे इजराइल से खुश नहीं है कि वायलेशन की जा रही है सीज़ फायर की। इसको किस तरह से देख रहे हैं? इस कन्फ्लिक्ट का अब आपको क्या हल दिखाई दे रहा है और किस तरह से आगे बढ़ा जाएगा?
बहुत शुक्रिया आमना। देखिए, बात यह है कि हमें ये बात समझनी होगी कि दुनिया जो है वो तीसरी आलमी जंग को छू कर वापस आई है अगर ये सीज फायर मेंटेन रह जाता है। जिस हालात में, जिस तेजी से हालात पिछले 72 घंटों में बिगड़ गए थे, ऐसे लग रहा था जैसे अब ये कॉन्फ्लिक्ट जो है ये पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लेगा और इसके नतीजे में अब तीसरी आलमी जंग जो है वो हमारे सरों पर आ पहुंची है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ईरान की तरफ से भी तहम्मुल दिखाया गया है, कतर ने बड़ी खूबसूरत किरदार अदा किया और सबसे बढ़कर ये है कि दुनिया को ये समझ आ गई कि अगर दुनिया के अमन को और दुनिया के कुराए अर्ज को अगर आलमी जंग का खतरा है तो वो या तो हिंदू ज़ायनिज़्म से है या ज्यूइश यानी इसराइली ज़ायनिज़्म से है, जिसका मकसद ही सिर्फ ये है कि दुनिया के अंदर जंगो जदल के साथ अपनी हेजेमनी और अपना जो एक्सट्रीम राइट विंग या मजहबी जुनूनियत है उसकी हुकूमत कायम की जाए। ग्रेटर इसराइल हो या महाभारत हो, दोनों की आइडियोलॉजी, दोनों का अप्रोच, दोनों का तरीका इबादत और दोनों का अमेरिका को घसीटने का अंदाज बिल्कुल एक जैसा है। यहाँ पर सबसे अहम बात ये, मैं सुबह से यही कह रहा हूँ डिफरेंट चैनल्स पे, कि अगर ये इस जंग सीरीज फायर को खतरा है तो वो इसराइल और नेतन्याहू के जुनूनीपन से है, क्योंकि नेतन्याहू बहरहाल इस जंग में एक लूजर की हैसियत से सामने आए हैं। और इसमें यूएस का भी तो अगर बात की जाए, ट्रम्प साहब की हिमसेल्फ के वो एक उनकी भी पर्सनैलिटी ऐसी है कि उसमें आप समझते हैं कि ट्रस्ट डेफिसिट वाला एक आंसर पाया जाता है। ट्रस्ट डेफिसिट से ज्यादा मैं समझता हूं कि अनसर्टेनिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग है। यानी उनके फैसला साजी जो है ना उनकी बड़ी एकदम से होती है और उसके अंदर कुछ भी आप तवक्को कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो अहम बात है वो ये है कि देखिए, इसराइल की सारी जो आयरन डोम का जो था हवा और जो वो सारा कुछ था वो एक्सपोज हो गया। इसराइल तल अवीव डायरेक्ट मिसाइलों की रेंज में इस तरह से तबाह 70 साल में कभी नहीं हुआ। उसके बाद तीसरी बात ये कि इनकी कोशिश थी कि जी किसी ना किसी तरह रिजीम चेंज कर दिया जाए। अहमद रजा पहलवी को जिस अंदाज में इसराइल ने स्टेट गेस्ट बना दिया, वज़ीर आज़म ही बना दिया, उसके नतीजे में ईरान की कौम इकट्ठी हो गई कि ये तो दुश्मन हमारे सर पे, दुश्मन अहमद रजा पहलवी या कोई भी उसका बंदा अहलकार जो है वो थोपना चाहते हैं। चौथी बात ये कि बहरहाल ईरान ने अपनी जो न्यूक्लियर साइट्स थी वो खाली कर ली थी और ईरान, मैं नहीं समझता कि 20-25 साल दूर चला गया है दोबारा से न्यूक्लियर यूरेनियम एनरिचमेंट से, बल्कि मेरा ख्याल ये है कि उसने अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी में जिस तरह दुनिया को मनवा लिया है उसको शायद अभी जरूरत ही नहीं रहेगी अपने एटमी ताकत को, अपने आप को एटमी ताकत बनाने की अगले 5-10 साल के लिए, क्योंकि बुनियादी मकसद ये था। लेकिन आमिर साहब माजरत के साथ एक चीज़ बताइएगा, एक चीज़ पे जरूर कमेंट कीजिएगा। अब इसराइल और ईरान की लड़ाई और झगड़ा और ये कॉन्फ्लिक्ट तो चलेगा, अब ये प्रोसेस में कतर पे जो हमला हुआ, फिर सऊदीज़ के अपने अप्रीहेंशन हैं, आपको क्या लगता है कि जो थोड़े से ताल्लुकात ईरान के मिडिल ईस्ट के ममालिक के साथ ठीक हुए थे ये कंटिन्यू रहेंगे? क्योंकि आमतौर पे कहा जा रहा है कि मिडिल ईस्ट के ममालिक खासतौर पे जीसीसी कंट्रीज अगर इनका झगड़ा रहता है अपना क्या कहते हैं ईरान के साथ, तो इसका फ़ायदा इजराइल और अमेरिका को होगा। मैं आपको एक बात बताऊं, मेरा ख्याल है कि अब ताल्लुकात ईरान के और अरब कंट्रीज के बेहतर होंगे। उसकी एक अहम वजह मैं आपको बताऊं, इस जंग ने एक बात साबित की कि वो ये कि कहीं ना कहीं एक जिसको कहते हैं ना रियलाइजेशन है मुस्लिम उम्मा में कि अगर हम इकट्ठा हुए तो डिवाइड एंड रूल वाला, यस, हमें खा जाएंगे। दूसरी बात ये कि ईरान का अब ये अरब मुल्क को भी समझ आ गया है कि ईरान का एटमी प्रोग्राम अब दूर चला गया। तीसरी बात ये कि कतर पर हमला करने से पहले उसने 10 बार कतर के ऑफिशियल से एक तरह से माफी भी मांगी, अपॉलॉजी भी किया और उनको ये कहा कि ये सिर्फ सिंबॉलिकली और टारगेटेड टू द अमेरिकन बेस है। आपको बताता चलूं कि अमेरिकन बेस के अंदर एक बोर्ड, साइन बोर्ड लगा होता है कि आप अब इस बेस में एंटर होने का मतलब है आप अमेरिका में दाखिल हो गए हैं। यहाँ पर अमेरिका के कवानीन, अमेरिका के रूल्स और ज़वाबित लागू हैं। ये तमाम अमेरिकी अड्डों में जो गल्फ में हैं उनके अंदर मेन गेट के ऊपर लिखा होता है कि आप अमेरिका की हदूद में दाखिल हो गए हैं। सो मेरा ख्याल ये कि अरब ममालिक भी ये बात जानते हैं कि बुनियादी तौर पर जो टारगेट था वो सिर्फ अमेरिकी मुफादात और अमेरिकी अड्डे जो कि खुद को अमेरिका की हदूद हैं। तो मैं नहीं समझता कि कतर या सऊदी अरब किसी भी हालत में अंदरूनी तौर पर इससे परेशान होंगे। जाहिरी तौर पर बहरहाल डिप्लोमेसी में आपको थोड़ा बहुत, आमिर साहब मुझे तो लगता है ये सारा स्क्रिप्ट के मुताबिक हुआ है, जो कुछ हुआ है स्क्रिप्ट के मुताबिक हुआ है। मौका दिया गया ईरान को कि आप हल्का सा बदला ले लें, वही जो इराक में हुआ था
अपने पहले केस में हुआ था, आपने देखा कासिम सुलेमानी के वक्त। बिल्कुल, मैं आपसे 100% एग्री करता हूँ। थैंक यू सो मच एहतशामुल हक साहब, वकार हसन साहब और हामिद खान अल-मशरकी साहब हमारे साथ मौजूद थे। बड़ा अहम तज्जिया आपने पेश किया और इसी सारे सिचुएशन पर बात करने के लिए हमें सेनेटर शेरी रहमान साहिबा ने ज्वाइन कर लिया है। फॉरेन अफेयर्स पर बड़ी गहरी नज़र है। पाकिस्तान इंडिया जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ उसके बाद जो डिप्लोमेसी के लिए उस अहम जो हमारा डिप्लोमेटिक वफ़द था, डेलीगेशन था, उसका भी हिस्सा है। उस पर उनका शुक्रिया अदा करेंगे। और सबसे पहले मैं आपसे ये सवाल पूछूंगी शेरी साहिबा, अभी जो सारी सिचुएशन बनी है जब ईरान और इजराइल और अमेरिका, ये जो एक हम देख रहे थे कि एक ट्राई एंगल बना हुआ था और इसमें जंग के सारे मामला बने हुए थे, इसको देखते हुए सीज़ फायर का ऐलान किया जाना ट्रंप साहब की जानिब से, एक तो आप समझती हैं कि उसके बाद जो वायलेशंस हुई ख़ास तौर पे दोनों जानिब से और ट्रंप साहब का उस पर भी इजहार मायूसी वो भी सामने आया। फिर कतरी वज़ीर आज़म की जानिब से भी कहा गया कि वो भी मायूसी का इजहार करें कि ये हमें जो सीज़ फायर करवाई गई थी उसमें अब जो हम देख रहे हैं कि वायलेशन आ रही है दोनों जानिब से, ये मामला को ख़राब कर देगी। अब फ्रेंच प्रेसिडेंट वो भी कह रहे हैं कि वोलेटाइल सिचुएशन है, अभी भी अनस्टेबल है। आप भी समझती हैं कि अनस्टेबल है और इसकी कोई परमानेंस नहीं है, और वे फॉरवर्ड क्या होगा अब आगे? देखिए, रोज इस पूरे मामले में एक नया मोड़ आप देख रहे हैं, कहानी में एक नया मोड़ देख रहे हैं, लेकिन ये हमारे लिए कहानी नहीं है, ये हमारे लिए एक बहुत तल्ख हकीकत है। पाकिस्तान का बॉर्डर जुड़ा हुआ है ईरान से, और ऑलरेडी हमें तो ज़मीन पे खबरें आ रही हैं लोगों की तकालीफ, और किसी की शादी रुक गई, उनका कोई रिश्तेदार, ख़ासतौर से बलूचिस्तान वाले, उनके रिश्तेदार बॉर्डर से क्रॉस हैं। अब वहाँ से तेल की आमदोरफ्त होती थी रेगुलर लेवल पे, बहुत सारी वहाँ से आमदोरफ्त हो रही थी, तो लोगों को तकालीफ शुरू हो गई हैं। और जाहिर है ख़तरा एक लोकल लेवल पे भी होता है और स्ट्रेटेजिक लेवल पे भी होता है। तो जब ये सीज़ फायर अनाउंस हुआ तो सुबह तो बहुत लोग खैर मकदम कर रहे थे। मैंने तो कहा कि मोहतात रहना चाहिए, क्योंकि इजराइल का बहुत पुराना रिकॉर्ड है जी सीज़ फायर तोड़ने का। फ़लस्तीन में उन्होंने कोई 900 से ज़्यादा दफ़ा सीज़ फायर तोड़ा है, और आई थिंक ये लबनान में ऑलरेडी जो रीसेंट है उधर भी 50 से ज़्यादा दफ़ा 52 टाइम्स रिकॉर्डेड है सीज़ फायर। शायद और भी हों, मुझे नहीं पता, लेकिन इनके बीच के मामलात जो हैं संगीन ही हैं, कशीदा भी हैं। और देखिए, जो भी आप कहें, इसमें डोनाल्ड ट्रंप ने उनको पब्लिकली रिब्यूक किया है, तो ये ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है, एटलीस्ट इनकी हुकूमत में मैंने तो नहीं देखा है, शायद मुझे याद नहीं, लेकिन मैंने तो नहीं देखा है। तो जो इस तरह कह रहे हैं, इसका मतलब वो जेन्युइनली इरिटेटेड है, ये कोई चाल नहीं लगती मुझे। और जाहिर है क्योंकि वो बीच में सालिस बने, उन्होंने अपना सियासी सरमाया इस पे लगाया, पॉलिटिकल कैपिटल, फिर उस पर वो नहीं चाह रहे हैं कि उसकी नफ़ी हो। तो मैसेज तो ये है उनको, डोनाल्ड ट्रंप को भी, कि देखिए इजराइल की तरफ से कि हम एक हद तक ही आपकी बात सुनने तैयार हैं, उसके बाद हम अपनी मनमानी करेंगे। और इजराइल का ये भी पैगाम है जी, मैं समझती हूँ वो अमन नहीं चाहते। रेजिम चेंज तो उनकी बात होगी, अब डोनाल्ड ट्रंप ने बात की होगी। इस वक्त इजराइल और नेतन्याहू रेजिम, मैं समझती हूँ रेजिम चेंज नहीं रेजिम चेंज छोड़ें, वो अमन या सीज़ फायर में बिलीव ही नहीं करते। तो उनको तो जब तक कोई कायल ना करे और फोर्स ना करे और कोई उन पर कोई असर हो तो फिर बात हो, लेकिन दे डोंट बिलीव इन सीज़ फायर। वो तो देखिए, उन्होंने पूरे खित्ते को मुश्तल कर दिया है। कौन सा मुल्क है जो इन्होंने जहाँ इन्होंने इन्वेजन नहीं किए? लिबिया, सीरिया, यमन, ईरान, लेबनान, फ़लस्तीन का हशर कर दिया, गज़ा को मतलब आसार कदीमा बना दिया, वहाँ एड वर्कर्स को जाने नहीं दे रहे। तो ये तो हालात संगीन है। ठीक, शेरी साहब, आप समझते हैं कि जो अभी आज हम कतरी प्राइम मिनिस्टर उनका स्टेटमेंट भी देख रहे हैं, वो कह रहे हैं गज़ा में भी सीज़ फायर के लिए तमाम फरीकैन से बातचीत का अमल जारी है। अब जो सारी सिचुएशन बनी है उसमें आप समझती हैं कि फ़लस्तीन में परमानेंट उसके सोल्यूशन के बगैर मिडल ईस्ट में हम पीस कायम कर सकते हैं? मिडल ईस्ट में पीस मुमकिन है? जी बिल्कुल, तनाज़ात का जड़ तो आखिरकार फ़लस्तीन ही था। ईरान और हमास और हिजबुल्लाह ही सवाल तो करते थे ना इस पर। अब इशू ये है कि कतर ने भी जो बात की है, देखिए कतर पर भी हमला, मैं समझती हूँ इतना मौजू नहीं था जो उन्होंने हमला किया, ये भी ईरान ने। देखिए, सॉवरेंटी, एक नेशन की सॉवरेंटी होती है, वहाँ बेस हो या जो भी हो,
कोई और रास्ता ढूंढ लेते। खैर आई थिंक कतर ने बहुत ग्रेस दिखाई है और वो सालसी पर भी में इन्वॉल्व होते हैं। तो उनकी तरफ देखिए, सारे गल्फ ममालिक जो हैं किसी न किसी तरह इसमें उन पर असर होता है और ये खित्ता निहायत ही हसास है। कोई ये नॉर्मल खित्ता नहीं है, इसमें बहुत सारी ममालिक जुड़े हुए भी हैं और मुस्लिम ममालिक, गल्फ ममालिक, एनर्जी जायंट्स जिसे कहते हैं खुद भी है ईरान, और फिर जाहिर वो अपना स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ भी साथ में है। तो देखिए ये एक ऑर्डिनरी खित्ता नहीं है और ये अगर जंग बढ़ती चली जाएगी और इसमें पाबंदियों का कोई तरीका नहीं, डी एस्केलेशन का और सीज फायर को यकीनी बनाने का तरीका नहीं ढूंढा जाएगा, तो ये बात फिर बहुत दूर तक जाएगी और सबको खदशा था जी जो वो बार बार कर रहे थे। ठीक, एक आखिरी सवाल आपसे ये कि पाकिस्तान के सारे तनाज़े में आप क्या किरदार देखती हैं, क्या पोजीशन देखती हैं? जी पोजीशन में तो बहुत वजाहत है, पाकिस्तान ने एक क्लियर पोजीशन ली है। आपने देखा 2 स्टेटमेंट्स निकले हैं, एक शुरू दिन पे कॉन्डेमनेशन भी की, उसके बाद एनएससी ने स्टेटमेंट दिया। तो ये आप देख रहे हैं कि एक कंसिस्टेंट पोजीशन ली है। फिर भी ईरान ने तशक्कुर और शुक्रिया का इजहार भी किया है कि पाकिस्तान ने मुड़ के उनके लिए बात की। तो मैं समझती हूँ ये हक का फैसला था और सही फैसला था। आपने चेयरमैन बिलावल को, पीपल्स पार्टी की मैं बात करूँ तो उन्होंने भी बहुत कोई लगी लिपटी नहीं की इस पर। उन्होंने कहा कि देखिए जब आप इतने ममालिक में उन्होंने जंग की और कोई नहीं बोला, इस ममालिक में की तो कोई नहीं बोला, दूसरे में, तो फिर एक वक्त आता है जब आप पर कोई बात होती है तो आपके लिए कोई बात करने नहीं होता। बेहतर कभी हो भी ना, मतलब आपने फिर भी एक अखलाकी और स्ट्रेटेजिक पोजीशन ली है। आपके लिए ये जंग बहुत मुज़िर है पाकिस्तान के लिए, तो बेहतर ही है कि इसकी जंग बंदी में जो भी किरदार अदा कर सकें, चाहे यूनाइटेड नेशंस में हो जो वो कर रहे हैं, वहाँ पे भी उन्होंने काफ़ी एक्शन लिया है। अपनी जो इस वक्त पोजीशन है सिक्योरिटी काउंसिल में उसे यूज़ किया है जी इफेक्टिवली। तो पाकिस्तान ने इस वक्त कोई कमी नहीं दिखाई और ज़्यादा ओवर भी नहीं हुए। मैं समझती हूँ अभी तक डिप्लोमेटिक वजन सही जगह पे रखा है। ठीक है, थैंक यू सो मच। आपका पॉइंट इस हवाले से आया। शहरी रहमान साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, बात एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर मजीद बात होगी। वेलकम बैक नाजरीन। कुछ इकोनॉमी की सूरत हाल चूँकि हम देख रहे हैं ग्लोबली जो इस वक्त सिचुएशन बनी है उस पर क्या उसका इम्पैक्ट आएगा, इस हवाले से खबरें आपके सामने रखते हैं। ईरान इजराइल जंग के दौरान खाम तेल की कीमत 120 से $130 फी बैरल जाने के खदशात ज़ाहिर किए जा रहे हैं, लेकिन जंग बंदी के बाद कीमतों में बड़ी कमी आई। ब्रेंट ऑयल की कीमत 3.71% गिरकर $68.83 फी बैरल और WTI खाम तेल की कीमत भी कम होकर $65.85 फी बैरल पर आ गई है। अब गोल्ड की प्राइसेस की भी अगर हम बात करें तो उसमें भी कमी देखी गई, 2 हफ्ते की कम तरीन सतह पर आ गई, जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 5,878 पॉइंट की तेज़ी उसमें आज देखी गई है। इसी पर बात करें, अकमल साहब इकोनॉमी एक्सपर्ट हमें ज्वाइन कर चुके हैं, थैंक यू सो मच। चौधरी साहब आप किस तरह से देख रहे हैं सारे सिचुएशन को, ये कब तक स्टेबिलिटी देख रहे हैं ये जो हम देख रहे हैं खाम तेल की कीमतों में, और साथ ही साथ इसका इम्पैक्ट किस हद तक आ सकता है, और दूसरा गोल्ड प्राइसेस को देखते हुए अभी इसमें इन्वेस्ट करना कितना सेफ है? कल जो है ना वो ट्रंप का जो बयान आया है जंगबंदी के हवाले से, उसके बाद से जो है ना मार्केट में पॉजिटिव सिम्टम्स आना शुरू हो गए थे और ब्रेंट ऑयल की जो प्राइस है जो एक वक्त में जो है ना तकरीबन $79 पर बैरल को टच कर चुकी थी, वो इस वक्त अगर मैं राइट नाउ देखूं तो तकरीबन जो है ना वो कम होकर 69 के ऊपर आ चुकी है, जो कि 64 का लो भी आज उसने
किया है टच। तो ये तो इस वक्त ब्रंट ऑयल या जिसे हम तेल कहते हैं या पेट्रोल वगैरह उसकी पोजीशन है। गोल्ड को अगर देखा जाए तो गोल्ड भी जो है तकरीबन $3,322 जो है ना उसके ऊपर आ गया, जो कि खदशा ये पर औंस आ गया, और इसका भी खदशा ये जाहिर किया जा रहा था कि ये भी शायद 3500 को क्रॉस कर जाएगा। तो ये दोनों जो मेन जो कंपोनेंट्स हैं जो कि इंटरनेशनल इकोनॉमी की पोजीशन को जो है ना वो जाहिर करते हैं, उनके मुताबिक तो काफी हद तक मामलात जो है ना वो हल हो चुके हैं या सुधर चुके हैं। और अगर हम ऑन ग्राउंड भी देखें तो इसराइल ने भी जो है वो अपनी तरफ से जंग बंदी का ऐलान कर दिया है, ईरान ने भी जो है ना वो जंग बंदी का ऐलान कर दिया है। ये और बात है कि हर एक मुल्क अपनी अपनी फतह जो है वो क्लेम कर रहा है और अपने अपने नैरेटिव को कह रहा है कि जी हमारी बात जो है ना वो रह गई है। लेकिन वायलेशंस भी हो रही है ना चौधरी साहब, वायलेशंस के हवाले से जो खबरें हैं उस पर ट्रंप साहब ने मायूसी का इजहार किया है। उनके अलावा भी हम देख रहे हैं दुनिया भर से जो इस हवाले से कंडेमनेशन आ रही है, जो कतरी प्राइम मिनिस्टर है उनका बयान आना, उन्होंने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस भी आज की और उसके बाद वायलेशंस की मजम्मत भी की है। सो अगर वायलेशंस शुरू हो चुकी हैं इसका मतलब है ये जो सीज फायर है इसकी कोई परमानेंस अभी हमें दिखाई नहीं दे रही। तो इसको देखते हुए अब जी बिल्कुल मैं आपकी बात समझ, मसला ये है कि अगर ये इसमें कोई जरा सा भी खदशा होता ना तो ऑयल की प्राइसेस इतनी नीचे ना आती, ना ही गोल्ड जो है ना वो नीचे आता, ठीक है ना। तो इन दोनों चीजों को हमने जब देखा कि नीचे आ गई तो मैं उससे ही अखज करके बता रहा हूँ कि ये जो सूरत हाल है ये जारी रहेगी। अगर जरा से भी इन्वेस्टर जो है ना, सबसे जो सेंसिटिव होता है ना वो इन्वेस्टर होता है, अगर इन्वेस्टर को जरा सा भी खदशा होता तो ये इसकी चीजें जो है ना आज आपको सोना जो है ना वो $3500 पर आउंस से जो है ना वो तजावुज कर चुका होता। इसी तरीके से जो ब्रंट ऑयल है वो मतलब आज 80-85 तक पहुंच चुका होता, लेकिन वो अल्हम्दुलिल्लाह सेटिस्फैक्ट्री पोजीशन पे है। ये आफ्टर शॉक्स हैं, थोड़े बहुत ना वो चलते रहेंगे, उम्मीद पे दुनिया कायम है। आई एम वेरी मच होपफुल के जो है ना वो चीजें बेहतरी की तरफ जाएंगी, क्योंकि तीनों मुल्कों में से अब मजीद कोई भी मुल्क जो है ना वो जारहाना बयानात भी नहीं दे रहा, ना ही कोई जारहाना इकदाम कर रहा है। हाँ वो थोड़ा बहुत तो आप जो बता रही हैं हल्की फुल्की जो खिलाफ वर्जियां ईरान की तरफ से जो क्लेम की जा रही हुई हैं, लेकिन ईरान उसको भी ओन नहीं कर रहा। तो ओवरऑल जो पोजीशन है ना वो मैं देख रहा हूँ कि ग्लोबल इकोनॉमी की भी और पाकिस्तान की इकोनॉमी की भी बेहतरी की तरफ जा रही है। खास तौर पर इन हालात में जबकि हुकूमत ने यहाँ पे आपको पता है कि पेट्रोलियम लेवी भी आयद कर रखी है और कार्बन टैक्स भी लगा दिया है, तो उसके बाद वैसे ही 30 से 35 रुपए तो ऊपर चली जानी है कीमतें 1 जुलाई को। अगर ये इंटरनेशनल मार्केट में बुहरान आ जाता तो हमारे यहाँ तो प्राइसेस का मतलब आप ये समझे कि 100 रुपए से भी ज्यादा ऊपर जा सकती थी। तो उम्मीद यही रखी जानी चाहिए कि हमारा जो मौजूदा जो इस वक्त सूरत हाल है ये बरकरार रहे, अमन अमान की सूरत हाल, और इकोनॉमी जो है ना वो अच्छे तरीके से चलना शुरू हो जाए। बहुत मुश्किल हो जाएगा ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि इंटरनेशनली भी। मतलब इस वक्त ऑयल की प्राइसेस $70 से ऊपर इंटरनेशनल इकोनॉमी भी जो है ना वो नहीं अफोर्ड कर सकती। $70 से ऊपर जाएगा, पाकिस्तान के लिए तो मुश्किलात होंगी, लेकिन दूसरे जो ममालिक हैं उनके लिए भी मुश्किलात जो है ना वो पैदा हो जाएंगी। इन्फ्लेशन का एक नया जो है लहर है वो आ जाएगी, उसको सरवाइव करना शायद अमेरिका के लिए भी पॉसिबल ना हो सके। ऑन दी अदर हैंड चाइना और रशिया का भी इसमें कंसर्न था, खास तौर पे ईरान ने जो अब नया हरमज को जो है ना वो बंद करने का जो फैसला किया था या उसमें वहां पे प्रॉब्लम्स पैदा करने की उन्होंने ऐलान किया था कि हम इसको बंद कर देंगे, तो उसके बाद जो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट आना था वो रशिया और चाइना और इंडिया के ऊपर आना था। तो इन दोनों ममालिक ने भी काफी अपने बैक चैनल डिप्लोमेसी को यूज किया। शाम में जो है वो सुबह में ईरान के जो वजीर खारजा है उन्होंने रशिया का दौरा भी किया। तो ओवरऑल जो है ना ये चीज बड़ी बेहतर हुई है और अब उम्मीद है कि चीजें बेहतरी की तरफ जाएंगे। कराची स्टॉक मार्केट जो है ना वो तो आप ये समझें कि पूरा सिस्टम ही फाड़ने के चक्कर में मैं कर रहा हूँ कि यानी इतनी एक मरहले के ऊपर सुबह में तो कारोबार बंद कर दिया गया था कि इतना मतलब लोग जो है ना वो उसमें इन्वेस्ट करने की पोजीशन में आ गए थे, और अभी तकरीबन सारे जो शेयर्स हैं वो अपर लॉक के ऊपर बंद हुए हैं। सही, ज़बरदस्त। थैंक यू सो मच चौधरी अकमल साहब, आपने बड़ा अहम तज्जिया पेश किया। ग्लोबल इकोनॉमी तरह से ये जो कन्फ्लिक्ट है ये मुतासिर कर सकता है। अभी भी हम देख रहे थे कि काफ़ी मुतासिर हुई, फ़्लाइट्स ऑपरेशन कई ममालिक में कैंसिल भी हुए, पाकिस्तान भी उनमें था। PIA की जानिब से भी फ़्लाइट ऑपरेशन ईरान और इराक़ के कैंसिल किए गए थे, लेकिन उसके बाद अब जो है वो रीस्टोर कर लिए गए हैं। इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है। आपसे इंशाल्लाह हम कल मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।